जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने ही ऐसे भाषण मिल जाएंगे जब उन्होंने दुनिया को भारत के दर्शन संस्कृति के बारे में बताया। वो दर्शन जिसमें युद्ध नहीं बुद्ध हैं, वो संस्कृति जिसमें हिंसा नहीं, गांधी की अहिंसा की बात, सर्वधर्म सद्भाव की बात है। याद करिए 2014 का लाल किले से वो संबोधन कितने उत्साह और उमंग वाला था। पहली बार लाल किले से संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक श्लोक पढ़ा था, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। मतलब ये कि हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हमारे मन एक हों। प्रधानमंत्री वहां से संगठन और संगठित होकर काम करने का महत्व समझाते हैं। उस पहली स्पीच में मोदी ने हजारों शब्द कहे, मगर एक शब्द पर सबके कान ठिठक गए थे, वो था मॉरेटोरियम। क्या था इस शब्द का मतलब? जातिवाद संप्रदायवाद पर चोट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तब कहा था कि जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरेटोरियम तय करो। 10 साल तक इन सारे तनाव से हम मुक्त समाज तक जाना चाहते हैं और आप देखिए शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत देता है। यह मॉरेटोरियम का मतलब था कि 10 साल के लिए सब बंद कर दीजिए, आपस में धर्म और जाति के नाम पर मत लड़िए। अभी फकत 8 साल हुए हैं, मगर क्या ऐसा हुआ? लोगों ने पीएम मोदी की ये बात मानी? लोगों की छोड़िए, खुद उनकी पार्टी के नेताओं, सांसदों, विधायकों ने क्या नरेंद्र मोदी की ये बात मानी? ये सवाल आज हम क्यों पूछ रहे हैं, इसके संदर्भ क्या है, ये आपको बताएंगे। पर एक भाषण और सुन लीजिए, फिर से प्रधानमंत्री का भाषण। साल 2015 का था और तब भी प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा ही कहा था, सुनिए। चाहे जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें किसी भी रूप में जगह नहीं देनी है, पनपने नहीं देना है। और जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें विकास के अमृत से मिटाना है, विकास के अमृत धारा पहुंचानी है और विकास की अमृत धारा से एक नई चेतना प्रगटाने का प्रयास करना है। भाइयों बहनों, यह देश टीम इंडिया के कारण आगे बढ़ रहा है और यह टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासियों की बृहद टीम है। क्या कभी दुनिया ने सोचा है कि 125 करोड़ देशवासियों की एक टीम जब टीम बनकर के लग जाती है तो वो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, वे राष्ट्र को बनाते हैं, वो राष्ट्र को बढ़ाते हैं, वे राष्ट्र को बचाते भी हैं। लगातार दूसरे साल प्रधानमंत्री ने संप्रदायवाद के खिलाफ बोला, पूरे देश की आबादी को टीम इंडिया बताया जिसे साथ मिलकर काम करना था। तो फिर यह कैसे हो गया कि टीम इंडिया को तोड़ने की बात उन्हीं की पार्टी के सांसद करने लगे, उन्हीं की पार्टी के विधायक मुस्लिमों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने लग गए। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार 9 अक्टूबर के दिन विश्व हिंदू परिषद ने विराट हिंदू सभा नाम का कार्यक्रम किया। ये जनसभा कुछ दिनों पहले पूर्वी दिल्ली में एक युवक मनीष की हत्या के विरोध में आयोजित की गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 6 युवकों साजिद, आलम, बिलाल, फैजान, मोहसिन और शाकिर को गिरफ्तार किया। दिलशाद गार्डन में इसलिए सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा थी। हरिद्वार में हुई धर्म संसद की तर्ज पर यहां भी मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगला गया, मारने काटने की बातें हुई। मगर ये सब करने वाले इस बार सिर्फ कथित धर्मगुरु ही नहीं थे, बल्कि यहां पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के माननीय सांसद प्रवेश वर्मा और गाजियाबाद की लोनी सीट से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी मौजूद थे। बाकी लोगों की बातों पर हम बाद में आएंगे, पहले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का बयान सुनिए और उनका बयान सुनते हुए प्रधानमंत्री मोदी के वो शब्द ज़हन में जरूर रखिएगा। मैं आज ये कहना चाहता हूं आप सभी से
और दिल्ली की जनता भी सुन रही होगी, तो उनको भी कहना चाहता हूं कि इस सारी समस्या का एक ही इलाज है, और वो इलाज है संपूर्ण बहिष्कार। संपूर्ण बहिष्कार कर दो। ये रेडियां लगा रहे हैं, इनके रेडी से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मांस मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो तो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना, बस यही इनका इलाज है। समाज विज्ञान में अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल होता है अदर, यानी कोई और। अदरिंग यानी किसी को अपने से दूर करने की प्रक्रिया। एक पूरा विमर्श चलता है अस वर्सेस देम का, हम बनाम वे। ये वे कौन है? बीजेपी के सांसद मुस्लिम शब्द इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके आगे पीछे का बयान सुने तो साफ समझ आता है कि वो किस संप्रदाय की बात कर रहे हैं, किस वर्ग की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, आजादी के अमृत वर्ष के तमाम संकल्पों की बात दोहराते हुए कहते हैं टीम इंडिया को आगे बढ़ना है, 125 करोड़ भारतीयों को आगे बढ़ना है, और उसी टीम इंडिया में भेद और बहिष्कार की बात कर रहे हैं सांसद जी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा, जिस बीजेपी से सांसद हैं, उसका चुनावी नारा क्या था? सबका साथ, सबका विकास। और फिर 2019 की जीत के बाद इसमें एक और वाक्य जोड़ा गया, सबका विश्वास। समाज के बड़े तबके का इस तरह से बहिष्कार करने की बात करना कौन से साथ और कौन से विश्वास की बहाली करता है? जब कोई नेता सांसद बनता है तो ईश्वर के नाम पर शपथ लेता है, और वो शपथ क्या होती है? शब्दों पर गौर करिएगा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा, तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। ये शपथ प्रवेश वर्मा ने भी ली थी, शायद भूल गए। इसी मंच से किसी ने मुस्लिमों का गला काटने की बात कही। एक अन्य वक्ता राहुल भारती ने कहा तांडव करने की जरूरत है, आपका एक भी मदरसा और एक भी मस्जिद नहीं बचेगी, ये कहा गया। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, संघ प्रमुख मोहन भागवत इसी दिल्ली के एक मदरसे में जाते हैं, सद्भावना का संदेश देते हैं। यहाँ मदरसों को मिटा देने की बात होती है। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में रैली कर रहे थे, मस्जिद से अजान की आवाज आती है तो अपना भाषण बीच में रोक देते हैं, सम्मान का भाव प्रकट करते हुए। यहाँ एक भी मस्जिद ना बचने देने की बात की गई। बहुत कुछ इतना स्तरहीन बोला गया जिसे हम दिखाने के लायक नहीं समझते। बारिश में भीगते लोगों के बीच जब ये सब बातें हो रही थी, तब क्यों इसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना गया? वो भी तब जब सत्तारूढ़ दल के सांसद और विधायक ऐसी बात कर रहे थे। एक और बयान सुनिए। सुंदर नगरी नंदक नगरी जो लोग हिंदुओं का गढ़ हुआ करती थी, ये सुंदर नगरी सुअर नगरी क्यों बनती जा रही है? इस पर सोचने की बात है, ये तकलीफ की बात है। मैं किसी को भड़काने की उसकी बात नहीं करता। सीएए पे दंगा हुआ, मेरे नौनी को मिनी पाकिस्तान बोला जाता है, सब जगह दंगा हुआ, किसी ने एक पत्थर फेंका क्या? हमने कहा इलाज कर देंगे, घर में घुस के मारेंगे और जहां जाना वहां भेज देंगे। या तो औकात में रहो, औकात में रहो, हद में रहो। किसी ने कोई कान तो नहीं लाया। 6 लाख की आबादी है, आज सारे जाकर के मौलवी इकट्ठा होकर के डीएम को बोलते हैं कि हम लौनी से पलायन कर रहे हैं, लौनी के अंदर हमको भगाया जा रहा है। हम किसी को नहीं भगा रहे। पूरे एनसीआर में दिल्ली में एक इनका जो विधायक है ओखला वाला, उसका नाम क्या है ऐसे सुअर का? एक विधायक यहाँ है, मेरे पास फरमान है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। बहुत खतरनाक बात है। नंद किशोर गुर्जर गाजियाबाद की लोनी सीट से दोबारा चुनकर आए हैं। एक धर्म के लोगों को जानवर की संज्ञा दे रहे हैं। 2015 में हुए अखलाक की लिंचिंग को भी सही ठहराया। सभा स्थल पर मौजूद पुलिस वालों को इंगित करते हुए कहा कि अगर इस तरह का काम कोई करे
तो गोली मार दो, एनकाउंटर कर दो, इस सरकार में नौकरी नहीं जाएगी। मनीष की हत्या दिल्ली में हुई। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। गृह मंत्री अमित शाह हैं। अगर ये विरोध हत्या का था तो पुलिस महकमे और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता, मगर ये विरोध इसलिए था क्योंकि हत्या के आरोपी मुस्लिम हैं और हत्या जिसकी हुई वो हिंदू। नंदकिशोर गुर्जर अपने बयान में एक आरोप लगाते हैं कि दिल्ली के आसपास बांग्लादेशियों को ला करके बसा दिया गया। इससे फिर बात गृह मंत्रालय तक पहुंचती है, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां करती हैं। इसके बावजूद अगर घुसपैठ हो रही है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? हम इस सवाल पर आज नहीं जाएंगे। बात यह है कि 2022 के साल में देश की राजधानी में खड़े होकर मारने काटने की बात की जाती है और ढंग का मुकदमा तक दिल्ली पुलिस कायम नहीं कर पाती। एक मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन इस बात के लिए कि सभा आयोजित करने की परमिशन नहीं ली गई, जबकि नंदकिशोर गुर्जर के बयान से साफ है कि दिल्ली पुलिस वहां पहले से मौजूद थी। और उन बयानों का क्या जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, सुनिए। हमारी इतनी संख्या होने के बावजूद भी हमारे हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या हो रही है, ये दुर्भाग्य है। जब तक हम सब जागृत नहीं होंगे तो ऐसे ही हमारे साथ कार्य होता रहेगा और ये हमें गिन गिन के टारगेट बनाएंगे, चुन चुन के हमको मारेंगे। इसलिए सबसे आग्रह है, निवेदन है कि एकत्रित होकर के, इसमें किसी के परिचय की जरूरत नहीं है कि हम उसे नहीं जानते। जहां भी देखो, अगर ऐसे मलेच्छ हमारे मंदिरों को, हमारे मठों को, हमारे हिंदू परिवार के भाइयों को, बहनों को अगर कहीं भी उंगली दिखाएं तो उनका उंगली मत काटो, उनका हाथ काट दो। अगर जरूरत पड़े तो उनका गला भी काटने के लिए पीछे मत हटो। कुर्सी पे बैठ कर देखते रहते हो और चाकू चलते रहते हैं। क्या हो गया तुम्हें? देखो भाई, चाकू की लड़ाई बातों से नहीं हो सकती। हिंदुओं, शास्त्र और शस्त्र दोनों को साथ देना होगा। लाइसेंस बनवा दो। लाइसेंस कोई बना रहा है तुम्हारा? देने को है? नहीं है तो नहीं बनेगा। कुछ भी कर लो, नहीं बनेगा, कुछ नहीं हो सकता। जो तुम्हारे यहाँ हमला करने आते हैं, लाइसेंस लेके आते हैं क्या? पुलिस वालों को पूछ के आते हैं क्या? तो तुमने ही सब ठेकेदारी ले रखी है? तुमने ठेकेदारी ले रखी है क्या? गला काटने की प्रेरणा देना, अवैध हथियार उठा लेने की बात करना, यकीनन आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। नवल किशोर दास और गुरु योगेश्वर किसी छोटे मोटे अपराध के लिए नहीं, बल्कि हत्या और नरसंहार के लिए उकसा रहे हैं। इन बयानों को आईपीसी की 295 और 153A समेत कई धाराओं में नत्थी किया जा सकता है। प्रवेश वर्मा और नंदकिशोर गुर्जर तक पर ये धाराएं बनती हैं। सवाल है कि क्या ऐसा कोई मुकदमा दर्ज हुआ? जवाब है अब तक तो नहीं। हमने इस पर और जानकारी के लिए डीसीपी शाहदरा आर सत्यसुंदरम को फोन किया। पहली बार में फोन नहीं उठा तो दोबारा किया, फिर भी फोन नहीं उठाया गया। हमने दिल्ली में क्राइम कवर करने वाले इंडिया टुडे के संवाददाता अरविंद ओझा से जानकारी मांगी। पता लगा कि दिल्ली पुलिस ने मामले में धारा 188 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया। क्या है ये आईपीसी की धारा 188? महामारी एक्ट के सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र किया गया है, अगर कोई प्रावधानों का उल्लंघन करता है, भीड़ इकट्ठा कर नियमों को तोड़ता है, तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है। कितनी सजा होती है इसमें? 1 महीने की जेल और 200 रुपए का जुर्माना। अधिकतम सजा हुई तो 6 महीने की जेल और 1000 का जुर्माना। यह दिल्ली पुलिस के काम करने का तरीका है। ठीक यही धारा जहांगीरपुरी में हुई हिंसक झड़पों के दौरान भी दिल्ली पुलिस ने वीएचपी कार्यकर्ताओं पर लगाई थी। तब क्या कार्रवाई हुई थी, ये हम सबके सामने है। आगे क्या होगा, थोड़ा अंदाजा तो लग ही गया होगा। आप यहाँ गृह मंत्रालय के अधीन काम कर रही दिल्ली पुलिस के पैनेपन का अंदाजा लगा सकते हैं। हेट स्पीच के नाम पर की गई कार्रवाई खाना पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। कार्रवाई के नाम पर ऑर्गेनाइजर पर एक हल्की सी धारा और जहर उगलने वाले माननीयों से कोई सवाल नहीं। हम जानते हैं इस देश में कई कठोर कानून हैं। हमने देशद्रोह से लेकर यूएपीए की धाराओं को लोगों पर लगते देखा है, मगर शायद वो दूसरे लोग होते होंगे। दर्जनों मामले उंगलियों पर गिनाए जा सकते हैं जब सिर्फ बयान के आधार पर देशद्रोह की धारा 124A कायम की गई, वक्तव्यों के आधार पर यूएपीए लगाकर जेल में ठूसा गया, मगर शायद वो दूसरे लोग होते होंगे। लेकिन तथाकथित साधु संत मारने की बात करते हैं, सांसद विधायक बहिष्कार का आह्वान करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस के अलावा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से भी सवाल है, वो अपने नेताओं को इस तरह के बयान देने से रोकती क्यों नहीं? क्यों बार बार सोशल मीडिया पर लोगों को ये लिखने का मौका मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फलाने नेता को मन से माफ नहीं कर पाएंगे?
वो मन से माफ़ करें या न करें, सवाल प्रधानमंत्री की उस सलाह का है जिसमें वो एक टीम बनकर काम करने को कहते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल देश के कानून का है, और ये कानून जितना वीएचपी के मंच से दिए गए भड़काऊ बयानों पर लागू होता है, उतना ही राजस्थान के जोधपुर से आए इस वीडियो पर भी लागू होता है। देखिए। जोधपुर के पीपाड़ में ये नारे सरेआम लगाए गए। पड़ोसी जिले उदयपुर में कुछ दिन पहले ही कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या कर दी गई थी और यही सर तन से जुदा वाला नारा लगाया गया था। पुलिस ने फौरी तौर पर 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है, बाकियों की तलाश चल रही है। राजस्थान पुलिस को चाहिए कि हर उस चेहरे को चिन्हित करे जो ये हिंसक और क्रूर नारा लगा रहा था, उनको कानून के कटघरे में खड़ा कर सजा दिलाए, ताकि नारा और इस नारे की प्रकृति कभी दोहराई ना जा सके। इस देश को ना सर तन से जुदा कर देने वाला मंजूर हो सकता है और ना ही धर्म के नाम पर उंगली, हाथ या गला काट देने वाला। ये बात स्थापित करने की जिम्मेदारी खुद देश की सरकार की है, क्योंकि उसने भी संविधान की शपथ ली है। ये देश किसी धार्मिक किताब से नहीं चलता। हमारे और आपके आदर्शों ने संविधान सभा में बैठकर, हमारे और आपके बुजुर्गों ने बैठकर ये तय किया था कि देश संविधान से चलेगा। संविधान जो इस बात की गारंटी देता है कि किसी भी धर्म को मानने वाले को खुलकर जीने की, अपने रीति रिवाज निभाने की पूरी आज़ादी है। उस आज़ादी को बचाए रखना, उसे संरक्षण देना सरकार का धर्म है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के टीम इंडिया वाले सपने को पूरा करना है तो सरकार को सबसे पहले ये धर्म निभाना होगा। अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। 10 अक्टूबर की सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, पिछले 1 हफ्ते से इसी अस्पताल में भर्ती थे। बीते 2 अक्टूबर को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। अस्पताल ने 9 अक्टूबर को हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया था कि मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक है और वो जीवन रक्षक दवाओं पर हैं। आज सुबह सपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनके निधन की जानकारी दी गई। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव इटावा के सैफई ले जाया गया, जहां कल यानी 11 अक्टूबर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 बार यूपी के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव के निधन पर राज्य में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 दिन का शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मुलायम सिंह यादव ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। भरूच में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने निधन पर शोक जताया। अस्पताल में गृह मंत्री अमित शाह और सैफई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी ने भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके प्रति आदर जताया। मुलायम सिंह यादव, कहां से कहानी शुरू की जाए? करहल, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, वो पट्टी जहां से उन्होंने शुरुआती राजनीतिक ताकत हासिल की। विकिपीडिया के हिसाब से बांचा जाए तो कहानी शुरू की जा सकती है 22 नवंबर 1939 से, जब उनका जन्म हुआ। पॉलिटिकल किस्से सुनाए जाएं तो सोशलिस्ट धारा की बात होगी, कमांडर अर्जुन भदौरिया की बात होगी, उनके नेता नत्थू सिंह की बात होगी, बात 1967 के चुनाव की होगी जब वो पहली मर्तबा माननीय विधायक बने थे। कहानी आगे बढ़ेगी तो उनका चौधरी चरण सिंह का चेला बनना, जो चौधरी साहब कांग्रेस को छोड़कर आए थे उसी 1967 के साल में, और कुछ ही दिन की चंद्रभानु गुप्त सरकार गिर गई थी
उनकी शागिर्दी की बात होगी, पिछड़ों की राजनीति की बात होगी, लोहिया की बात होगी पहली दफा मंत्री बनने की, बात 1980 के उस विधानसभा चुनाव की भी होगी जिसमें मुलायम सिंह यादव हार गए थे। लोगों ने कहा इकलौती हार, लोगों ने कहा इस हार में दिल्ली और लखनऊ से किए गए इशारों का खूब हाथ था। और तो क्या हुआ कि जो जीते थे बलराम यादव, वो बाद में उन्हीं के साथ हो लिए। पर अभी कई सियासी हार और जीत मुलायम सिंह यादव का इंतजार कर रही थी। समर्थक नेताजी कहते थे, नेताजी लखनऊ में नेतागिरी बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह के कंप्यूटर में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके बेटे चौधरी अजीत सिंह पिता की विरासत संभालने के लिए लौट आए थे। और तब लोकदल में चौधरी चरण सिंह की जनता पार्टी की टूट के बाद बनी पार्टी में विभाजन हुआ था। लोकदल आ और लोकदल बा बना था। आ से अजीत सिंह और बा से बहुगुणा हेमवती नंदन बहुगुणा, एक और कद्दावर नेता। फिर लड़ाई हुई। जनता दल की सरकार आने के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमरे के भीतर पर्चियां गिराई गई। पर्यवेक्षकों ने बाहर आके बता दिया कि सर्वसम्मति से मुलायम सिंह यादव को चुन लिया गया है। पर सिर्फ सर्वसम्मति का खेल नहीं था, खेल वीपी सिंह के सपोर्ट का भी था। जनमोर्चा के उनके साथी विधायक मुलायम की तरफ झुक गए थे और भूल गए थे वो अदावत जो 1980 में शुरू हुई थी, जब वीपी सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव लोकदल के अध्यक्ष हुआ करते थे और प्रदेश में दस्युओं के डकैतों के विरोध में अभियान चल रहा था। और मुलायम सिंह कह रहे थे इस अभियान के नाम पर बेगुनाहों को मारा जा रहा है। मुलायम सिंह यादव आखिरकार लगभग 20-23 बरस की राजनीति के बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पर सत्ता कब तक चलती है, क्योंकि सत्ता के पाए भाजपा समेत कई दूसरे दलों के सहारे टिके हुए थे। सत्ता जाती है, 1991 में चुनाव होते हैं तो बुरी तरह खेत रहते हैं। और फिर 1992 में अपने एक और गुरु चंद्रशेखर का साथ छोड़कर नई पार्टी बनाते हैं। इसी अक्टूबर के महीने में बनाते हैं, समाजवादी पार्टी का नाम रखा जाता है। समाजवादी पार्टी अपना सिलसिला आगे बढ़ाती है और एक और फकत 8 बरस पहले बनी पार्टी के साथ गठजोड़ करती है। नारा दिया जाता है जो सफल भी साबित होता है, मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। ये नारा क्यों दिया जाता है? क्योंकि 1993 में बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद कल्याण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जनादेश की आकांक्षा में जनता की दहलीज पर थी और उनके सामने सपा और बसपा का सोशल इंजीनियरिंग का नया प्रयोग था। मुलायम दोबारा सीएम बनते हैं, पर इस दफा दबाव कुछ और थे, क्योंकि बसपा की महासचिव मायावती लगातार निगहबानी कर रही थी और अपने हिस्से की मांग रख रही थी। एक लंबा सिलसिला है कहानियों का। पंचायत चुनाव के बाद झगड़ा बढ़ता है, फिर गेस्ट हाउस कांड होता है। मोतीलाल वोरा राज्यपाल हैं, सदन में विश्वास मत लायक विधायक बचे नहीं। मुलायम सिंह की रुखसती होती है और इस बार की रुखसती के बाद उन्हें 8 बरस से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ता है फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए। हालांकि इस बीच रक्षा मंत्री का पद उनके हाथ आता है संयुक्त मोर्चा की सरकार में। कईयों ने कहा हरकिशन सिंह सुरजीत के समर्थन से, आशीर्वाद से पीएम भी बन सकते थे, लेकिन एक और नेता लालू यादव ने वीटो कर दिया। दोनों एक दूसरे को वीटो करते रहे, लेकिन 2003 में किसी ने वीटो नहीं किया। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, प्रमोद महाजन राजनीतिक महाप्रबंधक थे और कहा जाता है कि उनके प्रच्छन्न आशीर्वाद से ये मुमकिन हुआ कि भाजपा ने बसपा से समर्थन वापस लिया और मुलायम सिंह यादव को पर्याप्त समय दिया गया और सहूलियतें भी कि वो अपने हिस्से के विधायक चुनाव जुटा लें और मुख्यमंत्री बन जाएं। 2003 में वो सीएम बनते हैं, 2007 तक सीएम रहते हैं। 2012 में पहली और अब तक आखिरी बार सपा को अपने दम पर पूर्ण जनादेश मिलता है और इस बार पहलवानी की पृष्ठभूमि से आए मुलायम वो दांव चलते हैं कि दूसरी पार्टियों के विरोधी नहीं, उनकी अपनी पार्टियों में अलग अलग गुटों का नेतृत्व कर रहे लोग चित्त हो जाते हैं। वो अपने बेटे और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवा देते हैं।
और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने अपने जीते जी ही परिवार का झगड़ा देखा, सार्वजनिक जो पूरे प्रहसन हुए पार्टी में वो देखे, सिंबल की लड़ाई देखी, निष्कासन और मनोनयन देखा कि उन्हीं के सामने उनके बेटे और उस समय यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया। बरस बीते, मान मनव्वल हुई, परिवार प्रकट तौर पर ही सही एक हो गया। अभी कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव दोबारा से फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और मुलायम सिंह यादव तो 2017 के बाद से ही संरक्षक की भूमिका में थे ही। कैसे याद किया जाए मुलायम सिंह यादव को? सामाजिक बदलाव के मसीहा के तौर पर या एक ऐसे नेता के तौर पर जिनके ऊपर और जिनकी पार्टी के ऊपर विरोधियों ने समय समय पर दबंगई के आरोप लगाए? एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने न्यूक्लियर डील को बचाया और तब अखबारों में हेडिंग लगी यूपीए अमर रहे? एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने गांव-गांव, जिला-जिला घूमकर अपने दम पर पार्टी बनवाई और अपनों का, अपने कार्यकर्ताओं का खूब ख्याल रखा? या एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो राजनीति में अदावत के मामले में पुरजोर ढंग से दांव चलता था, जिसकी जैसी नज़र, जिसका जैसा अनुभव, उसकी वैसी साखी? पर एक बड़ा नेता गुजरा है। लल्लन टॉप परिवार की तरफ से भी मुलायम सिंह यादव के परिवार और समर्थकों को शोक संवेदनाएं और हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। बड़ी खबर के बाद, बड़ी खबरों के बाद, बहुवचन के बाद अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी में बात शिवसेना में चल रहे नाम और निशान के झगड़े की। उद्धव ठाकरे गुट ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। ये याचिका चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ लगाई गई है जिसमें आयोग ने शिवसेना के नाम और पार्टी सिंबल को फ्रीज करने का आदेश दिया था। फ्रीज करने का मतलब दोनों गुटों में से कोई भी अब इस नाम और निशान का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उद्धव गुट का कहना है कि आयोग ने बिना किसी सुनवाई के ही पार्टी का नाम और निशान फ्रीज कर दिया। गुट के नेता राज्यसभा सांसद अनिल देसाई ने कहा, हमें चुनाव आयोग ने नाम और निशान तय करने के लिए समुचित समय नहीं दिया। नाम और निशान फ्रीज करने का आदेश चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर को दिया था। आयोग ने 3 नवंबर को अंधेरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में दोनों गुटों को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तीर धनुष इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही दोनों गुटों से नाम और निशान के 3-3 सुझाव मांगे थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे गुट की ओर से 3 संभावित नामों में शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना बाला साहेब प्रबोधनकर ठाकरे, ये 3 नाम दिए गए और निशान के 3 ऑप्शन त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल, इसे प्राथमिकता दी। दूसरी तरफ शिंदे गुट की ओर से जो नाम दिए गए वो थे शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, बाला साहेब ची शिवसेना, शिवसेना बाला साहेब को प्राथमिकता दी गई। शिंदे गुट ने चुनाव चिन्ह के लिए त्रिशूल, गदा और उगते सूरज को प्राथमिकता दी थी। शाम होते होते फैसला आ गया। उद्धव कैंप को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम मिला, चुनाव निशान मिला मशाल। शिंदे कैंप की पार्टी का नाम होगा बाला साहेब की शिवसेना। शिंदे की तरफ से सुझाए गए तीनों ही सिंबल को खारिज कर दिया गया क्योंकि त्रिशूल और गदा रिलीजियस सिंबल हैं और उगता हुआ सूरज डीएमके का चुनाव निशान है, तो उन्हें नया सुझाव देना होगा सिंबल के लिए। मुद्दे की बात यह कि अब 2 शिवसेना होंगी, एक शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और दूसरी बाला साहेब की शिवसेना। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट ने आज गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। याचिका गोवंश सेवा सदन नाम के संगठन की ओर से लगाई गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि भारत सरकार के लिए गायों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास की बेंच ने पूछा, क्या किसी जानवर को राष्ट्रीय पशु घोषित करना अदालत का काम है? आप इस तरह की याचिकाएं क्यों लाते हैं? इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, मैं केंद्र सरकार को इस पर विचार करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध कर रहा हूं। याचिकाकर्ता के जवाब से असंतुष्ट कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, इसमें किसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है जो याचिका आर्टिकल 32 के अंतर्गत दाखिल की गई। कोर्ट की फटकार के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। यहां आपको बता दें, पिछले साल गौकशी के एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि गाय हमारी संस्कृति का आधार है, इसके संरक्षण के लिए इन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। एक ऑब्जर्वेशन था। अगली सुर्खी पश्चिम बंगाल से, जहां मोमिनपुर इलाके में 9 अक्टूबर को 2 समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी और वाहनों में तोड़फोड़ की गई।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मोमिनपुर में 8 अक्टूबर से ही तनाव का माहौल था। 9 अक्टूबर को मिलाद उन नबी के मौके पर झंडा फहराने को लेकर बवाल हुआ। फिर 9 अक्टूबर की देर रात इलाके में अचानक हिंसा भड़की, जिसके बाद कुछ लोगों ने इकबालपुर पुलिस थाने का घेराव किया। बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़े वाहनों और आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की। पथराव और बम फेंकने की भी घटनाएं हुई। पुलिस ने हिंसा करने के आरोप में 38 लोगों को हिरासत में लिया है। 10 अक्टूबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही मजूमदार समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपनी गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए मजूमदार ने एक ट्वीट में लिखा, ये बहुत शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अंडर में काम करते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस हिंदू भाइयों और बहनों की रक्षा करने में विफल रही। जब मैं कोलकाता के हिंसा प्रभावित मोमिनपुर का दौरा करने जा रहा था तो मुझे ही गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की भी टुकड़ियां मौजूद हैं। बीजेपी कोलकाता प्रशासन की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी 22 भाजपा विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने और हिंसा की NIA से जांच कराने की मांग की। सुनिए। राज्यपाल से हम लोग का एक डिमांड है, आप गवर्नमेंट को जल्दी एडवाइस कीजिए डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स। वह हालत बहुत खराब है और पुलिस पूरा रिलैक्टेंट है। पुलिस का लापरवाही वजह से रिलैक्टेंट एटीट्यूड से ये हादसा हुआ है। डिप्लॉयमेंट ऑफ CAPF एक नंबर है, दूसरा नंबर है NIA इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बहुत एक्सप्लोजन हुआ है। 3 है जो डैमेज हुआ है उसको असेसमेंट करके उसको 100% कॉम्पेंसेशन। इन बयानों पर सत्तारूढ़ TMC की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम है। सुनिए। मुझे जानकारी नहीं है कि इकबालपुर एरिया में ऐसा कुछ हुआ। अगर कुछ होता है तो ममता बनर्जी का अधीन जो हमारे स्टेट पुलिस है, कोलकाता पुलिस है, वो लोग कॉम्पिटेंट है इसको मुकाबला करने का। ये सेंट्रल पुलिस बोलना ये संविधान का खिलाफ है, क्योंकि कानून का स्थिति पूरी स्टेट गवर्नमेंट का अधीन है, तो हम इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। कमाल है, सांसद जी दुनिया जहां की जानकारी रखते हैं, अपने राज्य में अपनी सरकार के तले कोई हिंसा की इनको जानकारी ही नहीं है। अगली सुर्खी में बात दिल्ली दंगों की। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों पर रिटायर्ड जज और ब्यूरोक्रेट्स की सिटीजन्स कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है। कमेटी ने रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को सांप्रदायिक दंगों से निपटने में विफलता का दोषी बताया। रिपोर्ट में कहा कि गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अपर्याप्त थी। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों दोनों पर नियंत्रण होने के बावजूद गृह मंत्रालय हिंसा रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रहा। 24 और 25 फरवरी को पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों द्वारा बार बार आश्वासन दिया गया कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जमीन पर स्थिति इससे मेल नहीं खाती। कमेटी ने रिपोर्ट में दंगों के दौरान दिल्ली सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाया और कहा कि हिंसा के दौरान दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार नागरिक मध्यस्थता और राजनेता की भूमिका निभाने में विफल रही। साथ ही हिंसा से प्रभावित लोगों को समय पर पर्याप्त राहत और मुआवजा सुनिश्चित कराने में भी विफल रही। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि टीवी न्यूज़ चैनलों ने NTCA प्रोटेस्ट के दौरान मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह और सांप्रदायिक घृणा वाले कार्यक्रम चलाए। चैनलों की रिपोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह और संदेह के साथ मुद्दों को हिंदू बनाम मुस्लिम के रूप में तैयार किया। कमेटी ने अपने निष्कर्ष में कहा कि दंगों की जांच को सही दिशा में नहीं ले जाया गया। निष्पक्ष और कठोर जांच ही सच्चाई पर प्रकाश डाल सकती है और पीड़ितों के साथ न्याय कर सकती है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस AP शाह, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस RS सोढ़ी, पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव GK पिल्लई शामिल थे। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।